अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन है जिसे प्री पार्टीशन पोर्शन कहा जाता है, इसके अंदर कॉलोनाइजेशन टू पार्टीशन का जो पीरियड है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स, वो सारी पर्सनालिटीज, वो सारी इंपॉर्टेंट नोटेबल जो मूवमेंट्स थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनका हम ऑलरेडी तज़किरा कर चुके हैं। उन सारी चीज़ों का हम एक बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने चूंकि बात की है स्टार्ट के अंदर के फ्रॉम कॉलोनाइजेशन टू पार्टीशन, तो कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने इस चीज को समझना है। कॉलोनाइजेशन को मैं ऑलरेडी हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जिसके अंदर हमने उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की, उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके थॉट्स की क्लैरिटी हो सके। कॉलोनाइजेशन जो है बेसिकली ये एक प्रोसेस है, इसको एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक मदर कंट्री है जो जाके किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना रूल जो है वो बनाती है। उसकी मिसाल ये है, फॉर एग्जांपल ये मदर कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। यूके जो है उसने अपनी कॉलोनी बनाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है जी, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, इसको अपनी कॉलोनी बनाया। फिर उसके बाद इसने यूएसए को अपनी कॉलोनी बनाया, फिर इसके बाद इसने मलेशिया इंडोनेशिया को अपनी कॉलोनी बनाया, कनाडा को इसने अपनी कॉलोनी बनाया। इसी तरह से बेशुमार कंट्रीज जो है इसने वहां पे अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया। और जब इसने वहां पे ये जो कॉलोनीज बनाई हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे उसने अपना सिस्टम जो है वो रन करना है। यहाँ पे उसने अपनी मोनोपोली को, अपनी हेजमनी को मेंटेन रखना है। तो उस हेजमनी के लिए फिर गवर्नमेंट जो है वो जो 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 कॉलोनियल स्टेट है वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाती रहती है। वो अपना पूरा सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। और हमने कॉलोनाइजेशन को चूंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर हम एकेडेमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये चीजें देखने की कोशिश करनी है कि कॉलोनाइजेशन का जो एक फेज था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी जगह से जहां से इन्वेंट हुआ है। ब्रिटिश कैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए, कैसे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और ये प्रोसेस कैसे चलता रहा। हमने ये देखना है कि क्या जो हमने यूके की बात की, क्या यूके जो है वो फर्स्ट कंट्री था जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया फॉर कॉलोनाइजेशन? नहीं, यूके से पहले भी कंट्रीज आई, लेकिन जो सबसे पहली कंट्री यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई जिसने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की, वो पोर्चुगीज था, जिसे हम पुर्तगाल भी कहते हैं। ये पोर्चुगीज फर्स्ट कंट्री था, ठीक है जी। अब पोर्चुगीज के अलावा जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेनमार्क आया, सब कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रांस आया, और भी कुछ कंट्रीज जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई। लेकिन पहली जो कंट्री थी ये पोर्चुगीज थी। ठीक हो गया जी। अब ये जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, गोरा आया, वो ऐसा नहीं है कि वो इनिशियली उसने ऐसे किया कि अपने वेपन को उठाया और आके सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसने बम्बारमेंट स्टार्ट कर दी और इलाके जो है वो फतह करने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि सब यहाँ पे आने से पहले जो है वो एक एक उसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। लेकिन उसमें से हमने चूंकि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को प्रिपेयर करना है, तो ऑब्जेक्टिव वाइज हम चीजों को देखेंगे। सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने से पहले जो सब ये एक तरह से एक आप लोगों को कहानी की शक्ल में बता के, ताकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी याद हो जाए और वो जो पूरी कहानी है वो आप लोगों को पता चल जाए। सबसे पहले बर्तानिया के अंदर एक कंपनी बनी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है जी। ये कंपनी की डेट पूछी जाती है पेपर के अंदर, 31 दिसंबर 1600 के अंदर ये कंपनी स्टैब्लिश की गई। इस कंपनी का मकसद जो है वो ऐसा नहीं था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जाके रूल करना है, बल्कि ये अपने बिजनेस पर्पज के लिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये ईस्ट इंडिया
कंपनी जो है इस तरह की बेशुमार और कंपनीज जो है वो कॉलोनियल स्टेट्स बनाती थी, जो उनकी रिस्पेक्टिव कॉलोनी के अंदर जाके वहां पे बिजनेस और ट्रेड को प्रमोट करना उनका एजेंडे में शामिल होता था। अब इसके अलावा जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर कंपनीज गई, डेनमार्क अगर एक कॉलोनियल स्टेट के तौर पे मर्ज हुआ तो डेनमार्क की कंपनीज जो है वो स्टैब्लिश हुई। जर्मनी अगर गया तो जर्मनी की कंपनीज बनी। फ्रांस, अगर अफ्रीका के अंदर हमें बहुत ज्यादा उसकी कॉलोनीज नजर आती हैं तो उसकी कंपनीज जो है वो अफ्रीका के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाके अपनी कॉलोनीज बनाती रही और उनके डिफरेंट नाम है। लेकिन हम चूंकि सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 के अंदर स्टैब्लिश की गई। 31 दिसंबर आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को टेक्निकल चीज बताता चलूं कि 2008 से 10 तक जो है पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें ये पूछा जाता था कि फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई है तो वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुई है। वो सिंपली आपसे 1600 कह देते थे कि 16वीं सदी के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ और 2015 तक जो है 10 to 15 हमें ट्रेंड नजर आता है, वो ये है कि जी आपको विद ईयर जो मंथ है वो भी पूछना शुरू कर दिया एग्जामिनर ने कि आप हमें मंथ बताएं और फिर उसके बाद ईयर बताएं। 1600 ईयर है और दिसंबर मंथ है। अभी जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है जो 2015 से ऑनवर्ड अडॉप्ट किया गया है वो उसमें इसने डेट भी पूछना एग्जामिनर ने शुरू कर दी है। अभी वो पूरी डेट पूछता है। 31st जो है वो डे है, 30 दिसंबर मंथ है और 1600 ईयर है। तो हमने हमेशा जब भी डाटा को याद करना है तो हमने इसी फॉर्म के अंदर याद रखना है जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट डे, मंथ और ईयर का पता हो। उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेडली पेपर के अंदर आता है कि कौन सा पहला फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर हु विजिटेड मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608। अब ये एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें हैं जिसको हमने ये याद रखना है। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो फर्स्ट टाइम आए थे जिन्होंने मुगल कोर्ट को विजिट किया था। अब इसके अंदर तीन चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले ये है कि जो फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर आया था इसने किस मुगल कोर्ट को या किस मुगल एम्पर को विजिट किया था। तो हमारे पास जहांगीर आ जाता है कि जी जहांगीर की कोर्ट को विजिट किया था। नंबर 2 जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि किस साल जो है वो कैप्टन हॉकिन ने जहांगीर की कोर्ट को विजिट किया। नंबर 3 पे इस बंदे का नाम है, इस एम्बेसडर का नाम है जिसने जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जहांगीर जो है इसने एक फरमान जारी किया। अब फरमान किसको कहते हैं? फरमान जो है इसके आज के टाइम के अंदर डिफरेंट नाम है जिसको हम ऑर्डर कह सकते हैं, इसको हम एग्जेक्टिव ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एग्जेक्टिव ऑर्डर भी हम इसको कह सकते हैं और हम इसको ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो है ये और एग्जेक्टिव ऑर्डर ये इस तरह से चीफ एग्जेक्टिव जो है या आपकी हेड ऑफ स्टेट वो इशू करता है। डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं। वो चूंकि एजेंडा नहीं है, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि फरमान जो है इसको अगर आज के जमाने के हिसाब से हम देखें तो ये एक तरह से एग्जेक्टिव ऑर्डर है। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है ये जहांगीर ने फरमान इशू किया। ठीक है जी। और उस फरमान के तहत इंग्लिश जो थे, इंग्लिश उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की इजाजत दी और वो फरमान उसने 1609 के अंदर इशू किया। 1609 के अंदर फरमान इशू हो गया लेकिन ऑब्वियसली फैक्ट्री एज सुन एज पॉसिबल तो स्टैब्लिश नहीं हो सकती। ये एक प्रोसीजर है और इट टेक्स टाइम। तो अब 4 साल लगे बरतानिया को अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हुए। 1613 के अंदर बरतानिया ने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जो सूरत की के मुकाम पे थी। ठीक है जी, सूरत एक टाउन, एक सिटी का नाम है। अब ये बड़ी बड़ी फेमस जगह है जिसके बारे में पेपर के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो है वो उसने सूरत के मुकाम पे ये जो फैक्ट्री थी इसको सीज किया
1656 के अंदर, ये एकदम आप देख रहे हैं 1613 से 1756 पे हम चले गए हैं। ये इसकी जो डिटेल है, किस तरीके से चीजें अपडेट हुई, वो उसको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक हो गया जी। अब सिराजुद्दौला ने जो इंग्लिश फैक्ट्री सीज की थी 1656 के अंदर, वो कासिम बाजार के अंदर लोकेटेड थी। ये चूंकि इंटरलिंक्ड है इस चीज से, तो इस वजह से यहाँ पे इसको मेंशन किया है। अब हमने प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। हम यहाँ पे गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है, जो स्टूडेंट्स को उसका आइडिया नहीं होता। हमने उसको देखने की कोशिश करनी है। पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है वो वारेन हैसिंग जो थे, वो लगा के आ जाते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि उनका जवाब सही है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ गवर्नर जनरल। ये आप लोगों ने, बड़ा टेक्निकल चीज है, इसको ध्यान से समझना है। गवर्नर जनरल यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये गवर्नर जनरल जो है वो कहाँ पे था। गवर्नर जनरल 1773 के अंदर जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, और 1783 तक, 1833 तक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो चलता रहा। बंगाल के अंदर बरतानिया ने एक अपना किला बनाया हुआ था जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है, और बंगाल को कंट्रोल करता है वहां से गवर्नर जनरल। उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो सिर्फ बंगाल तक महदूद था, बंगाल तक वो महदूद था। ठीक है जी। अब ये जो बंगाल से आगे फिर जो है इसकी एक्सटेंशन हुई 1833 के बाद। 1833 तक जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, इसको ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था। और सभी स्टूडेंट जो है वो किताबों के अंदर भी ऑब्वियसली आपको यही चीज मिलती है, तो आप लोग इसको आंसर करके आ जाते हैं, जो बिल्कुल एक गलत चीज है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ साथ जो मैं क्लेम कर रहा था कि आप लोगों के आंसर्स किस तरीके से गलत होते हैं, आपको उसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता। यही इसके अंदर रीजन है। अब ये जो वारेन हेस्टिंग थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। अब अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, तो हमें यहाँ पे ये नजर आते हैं जी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लिस्ट है पूरी। ठीक है जी, ये सारी लिस्ट है। फिर आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की कौन कौन से लोग जो है ये गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के तौर पे मर्ज हुए, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो ये टर्म है ये यूज होती रही 1833 से 1858 तक। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी 1857, और उसके बाद 1858 के बाद जब इन्होंने लॉ पास किया, तो फिर इसकी टर्म जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद वॉइस राय ऑफ इंडिया की टर्म जो है वो यूज होना शुरू हो गई। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं कि जी अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वॉइस राय ऑफ इंडिया 1858। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर अब इसको हम वापस आते हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या क्या जो नोटेबल इवेंट्स थे इन गवर्नर जनरल्स के, उसका हम तस्करा करते हैं। वारेन हेस्टिंग जो थे, ये एक तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। आप लोगों ने ये याद रखना है, पेपर के अंदर पूछा जाए तो आपने इसका ही आंसर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस बंदे ने पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया।
आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने याद रखना है, वैरन हेस्टिंग जो है इसने पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो है क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसके तहत इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर थे उनकी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करने के लिए ये एक्ट पास किया। और वो किस तरीके से था कि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट्स थे और यहाँ पे जो सेशन जजेस थे उनके इख्तियारात जो है वो इंक्रीज करने के लिए कि वो जो है वो क्या यूरोपियन कॉलोनिस्ट स्पेशली जो ब्रिटिश हैं उनकी वो हेयरिंग कर सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर जो है वो पूरा एक्ट आया ताकि ब्रिटिश की जो पावर है उसको एक्सटेंड किया जा सके। फिर उसके बाद कॉर्निवेलिस हमारे पास है जी। कॉर्निवेलिस, ये जो टर्म ऑफ ऑफिस इनकी लिखी है ये जरूरी नहीं है, ये आप लोगों ने याद भी नहीं करनी। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन की है ताकि आप लोग जो है वो इसको याद रख सकें कि अगर फॉर एग्जांपल कॉर्निवेलिस की हम बात करते हैं तो ये किस टाइम पीरियड के अंदर आया, आपको ये पता चल जाए कि ये जी 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड के अंदर जो है वो कॉर्निवालिस आया। तो इसने क्वेश्चन आ जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस बंदे ने की, किस गवर्नर ने की, किस गवर्नर जनरल ने की। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कॉर्निवालिस ने की, ये आप लोगों ने इसका याद रखना है। उसके बाद जो सिविल सर्विसेज थी इसको भी इस बंदे ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये हमें वाहिद गवर्नर जनरल नजर आता है जिसने 2 टर्म्स के लिए ये गवर्नर जनरल बना। बाकी जितने भी लोग आए वो पूरी एक लिस्ट है गवर्नर जनरल्स की, वाइसरायज की, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आए और उसके बाद दोबारा से वो गवर्नर जनरल नहीं बने। जबकि जो कॉर्निवालिस है ये वाहिद गवर्नर जनरल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने 2 टर्म्स इंजॉय की। ये सारी वो चीजें हैं, ये जो मैंने नोटेबल इवेंट्स यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। अगर आप पास्ट पेपर को उठा के देखें तो आपको नजर आ जाएगा। आप पेपर अटेम्प्ट करें, आप 10 पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो वाली सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। अब वेल्सले जो थे, लॉर्ड वेल्सले, इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब सवाल ये है कि सब्सिडरी अलायंस क्या है। सब्सिडरी अलायंस के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी ये एक अलायंस था। चूंकि उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर जो थे वो पूरी तरह स्टेबल नहीं हो सके थे। पूरी तरह पे उनकी पूरी सब कॉन्टिनेंट उनकी कॉलोनी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ बंगाल के अंदर थे। तो अब यहाँ पे क्या था कि जी ब्रिटिश जो ब्रिटिश था कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसने यहाँ पे जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ जो है वो अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए। वो जो अलायंसेस थे उसको उन्होंने सब्सिडी अलायंस की कैटेगरी के अंदर फॉल किया। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल वेल्सले थे, ये ही जो है वो उस वक्त थे जब चौथी एंग्लो मिसोर वार जो है वो हुई है 1799 के अंदर। ये जो वॉर थी, इसी वॉर के नतीजे के अंदर टीपू सुल्तान जो है उनकी डेथ हुई थी। ये जो एंग्लो मैसूर वार है इसी के नतीजे में टीपू सुल्तान की डेथ हुई और उस वक्त लॉर्ड वेल्सले जो है वो हेड कर रहे थे, वो गवर्नर जनरल थे। और फिर उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता के अंदर बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है, ये भी वेल्सले के टेन्योर के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट 3 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम सभी को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही हम इतने लोगों को याद रख सकते हैं। तो हमने उन्हीं लोगों को याद रखना है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अब बात करने हैं।
अब विलियम बेंटनिक आते हैं। विलियम बेंटनिक जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब विलियम बेंटनिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटनिक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेके आए। इस एक्ट के तहत इन्होंने इंग्लिश को एज मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर जो था उसको भी सिलेबस का हिस्सा बनाया। ठीक हो गया जी। तो ये भी पूछा जाता है कि किस बंदे ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटनिक, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमने इसको याद रखना है। फिर उसके बाद लॉर्ड डेलहौजी हैं। लॉर्ड डेलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 1858। ये डेट भी आपने साथ में याद रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी मैं डेट यहाँ पे मेंशन करूँ वो आपने याद रखनी है, बाकी आप लोग बेशक उनको स्किप कर सकते हैं। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई कि चूंकि सब्सिडरी अलायंस ये पहले ही बना चुके थे, और थ्रू सब्सिडरी अलायंस ही ये जो मैंने बात की है यहाँ पे, ये सब्सिडरी अलायंसेस जो हैं इसी के थ्रू जो है वो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेट्स को जो है वो ऑक्युपाई करना शुरू किया, उसके ऊपर अपनी हेजमनी बनानी शुरू की, ये सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू ही। अब ये जिन स्टेट्स के साथ इनकी फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंसेस थे या जिनके साथ नहीं थी, ये ऐसी पॉलिसी लेके आए कि फॉर एग्जांपल एक एक किसी भी रियासत का जो बादशाह है, किंग है, रूलर है, अगर उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब उसका कोई अपना जाति नेचुरल जो उसका वारिस है वो नहीं है, तो इन दैट केस वो जो रूलर है वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो अडॉप्टेड सन जो है उसको वो अपनी जो विरासत है वो मुंतकिल नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि जी लॉर्ड डलहौजी ने ही फर्स्ट टाइम ऐसे किया कि समर कैपिटल जो है वो शिमला में शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया, चूंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर गर्मी हुआ करती थी और ये चूंकि कोल्ड एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट के लोग हैं, तो इनके लिए यहाँ पे गर्मी में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन्होंने जो है वो कलकत्ता से शिमला की तरफ जो है वो मूव कर गए। ठीक है जी, समर के अंदर, सिर्फ गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर दोबारा से वो कलकत्ता में आ जाते थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग जो है इन्होंने हिंदू विडो री मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी भी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिंदू विडो री मैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत जो सती की रस्म थी उसको खत्म किया गया और जो हिंदू खवातीन है वो अपने शोहर की वफात के बाद दूसरी शादी कर सकती हैं। लॉर्ड कनिंग जो है इसी के टेन्योर के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हमें नजर आता है, जो रेबेलियन है 1857 का, वो लॉर्ड कनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और यही पहले वाइस राय बने इंडिया के। फिर इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया 1861। इस एक्ट के तहत फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे उनको अलाउ किया गया कि वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया 1861 के अंदर। उसके बाद लॉर्ड म्यू है, इसके बारे में पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो जो है इसके इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है कि ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम मर्दमशुमारी जिसको सेंसस कहा जाता है इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्ट किया लॉर्ड म्यू ने, और ये वाहिद गवर्नर वाइसराय थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिनको कत्ल कर दिया गया।
इसके बाद लॉर्ड लाइटन आते हैं। लॉर्ड लाइटन जो है, इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी ये भी डेट की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की आपकी डेट पता होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की डेट का पता होना चाहिए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम से या नॉन मुस्लिम से हिंदू थे, इनकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो जो एक स्पिरिट है उसको दबाने के लिए, उस राइट को सबड्यू करने के लिए इन्होंने एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत ये सारे प्रेस को सेंसर्ड करने के लिए ऑथोराइज्ड हो गए। ठीक है जी। और दिल्ली के अंदर तीन जो है वो दरबार सजे, जिसको दिल्ली दरबार कहते हैं। अब ये जो है, ये 3 दफा ऐसा हुआ जब 3 दफा इस दरबार का मतलब ये है, ये इन्होंने मुगल से कॉपी किया, लेकिन इस दरबार, ये जो दरबार थे दिल्ली दरबार, इनका मतलब ये है कि इस दरबार के अंदर जो मुनार्क है, ब्रिटिश मुनार्क, वो चाहे क्वीन है या किंग है, वो जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर विजिट करते थे, तो ये 3 दफा ही हुआ, उन्होंने 3 दफा सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया और 3 दरबार यहाँ पे सजे। पहला दरबार जो है वो लॉर्ड लाइटन के दौर में हुआ। अब इसके बाद जो है वो लॉर्ड रिपन है। ये लॉर्ड रिपन जो है, इन्होंने बर्ड बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर जो है इन्होंने बड़ा काम किया, इसको रुझान दिया कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, आप सर्विस डिलीवरी को बेहतर कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो लॉर्ड मेयो ने सेंसस का मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू किया था, वो इसको कंप्लीट जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम लॉर्ड रिपन ने किया, कि कंप्लीट सेंसस जो कंप्लीट मर्दमशुमारी, ये इन्होंने लॉर्ड रिपन ने करवाई। इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड कर्जोन है, इन्होंने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम के अंदर हुई। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो हैं, इनके टाइम के अंदर जो है वो मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स आई। 1909 ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है पार्टीशन ऑफ बंगाल की भी। लॉर्ड हार्डिंग है, इनके टाइम के अंदर लास्ट जो है वो दरबार हुआ, जिस टाइम के अंदर जो ब्रिटिश किंग थे जिनका नाम जॉर्ज 5 था, ये इन्होंने विजिट किया इंडिया को, और इस टाइम के अंदर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी, इसको भी अनल किया गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी 1905 के अंदर, 1911 के अंदर इसको अनल किया गया, वो किंग जॉर्ज 5 ने किया। वो तीसरी दफा जो है वो दरबार सजा, और वो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम के अंदर हुआ। अब लॉर्ड हार्डिंग ये ऐसे वॉइस राय रहे हैं जिनके ऊपर बम फोड़ा गया इनके बिल्कुल नजदीक, लेकिन ये जो है इस से बच निकले। फिर उसके बाद इन्होंने, पहले मैंने चूंकि बताया कि जी ये कैपिटल ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम शिमला, शिफ्ट किया गया था समर में, लेकिन उस वक्त जो इसका कैपिटल हुआ करता था, वो विंटर कैपिटल जो होता था वो कैलकाटा था। लेकिन 1911 के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ जी 1911 के अंदर दिल्ली से, सॉरी कैलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है जी, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के दौर के अंदर हुआ। उसके बाद चैल्मस्फोर्ड है। चैल्मस्फोर्ड के टाइम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी। सबसे से पहले तो इंडियन होम रूल्स 1916 के अंदर जो है वो मूवमेंट बनी। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट आया। फिर उसके बाद चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, रॉबलेट एक्ट आया। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 1921 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो चैम्सफोर्ड के टाइम के अंदर हुई। फिर उसके बाद लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग के दौर में जो है वो मालाबार रिबेलियन हुआ। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली। फिर उसके बाद आरएसएस जो है वो स्टैब्लिश की गई 1925 के अंदर। चोरा चोरी इंसिडेंट जो है वो भी इन्हीं के टाइम के अंदर हुआ। इसके बाद लॉर्ड एरविन है, इनके टाइम के अंदर जो है वो हमें नजर आता है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट्स,
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद एड्रेस, गांधी एडविन पैक्ट, ये हमें चीजें इनके टाइम के अंदर नजर आती हैं। लॉर्ड विलिंगटन जो है इनके टाइम के अंदर हमें 1935 का एक्ट नजर आता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये भी इनके टाइम के अंदर हमें नजर आता है। इसी तरह से लिनलिथगो है, इनके टाइम के अंदर हमें ये नजर आता है कि इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद इंडिया जो है उस वक्त इसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया। डे ऑफ डिलीवरेंस इसके टाइम के अंदर है। लाहौर रेजोल्यूशन, क्रिस मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी सारी डेवलपमेंट हमें लिनलिथगो के टाइम के अंदर नजर आती हैं। फिर उसके बाद वेवल है, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन प्लान, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इसी टाइम के अंदर हमें बनती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद माउंटबेटन है, इस ये इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और लास्ट वॉइसराय के तौर पे हमें नजर आते हैं। ये सारे वॉइसरायज जो इम्पोर्टेंट है गवर्नर जनरल, ये इनकी जो नोटेबल इवेंट्स हैं और वॉइसरायज की जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको हमने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो एडिशनल चीजें हैं जो वॉइसराय से लिंक्ड हैं, लेकिन इनको हम जो है वो वापस आते हैं इनके ऊपर। हम जो है वो थोड़ा आगे चलते हैं, ताकि एक ही चीज को पढ़ पढ़ के बोरियत ना हो। ये भी एक ट्रिक होता है कि अगर आप एक चीज से बोर हो जाए तो आप उसको दूसरी के साथ क्विट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आ जाते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पूछी जाती है। आप लोगों ने जो सवाल होते हैं हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जो आप लोगों के सवाल बनते हैं इन्हीं की गिर्द आप लोगों के सारे जो है वो इंटरलिंक्ड फर्दर क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर स्किप नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप जो है वो 1957 के रिवॉल्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जो है उसके अंदर शायद इसकी डेट मिस कर जाएं, या आप ये भूल जाएं कि कहाँ से जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857। ये डेट आपने जरूर याद रखनी है। 1857 तो सभी को याद है, लेकिन वो 10 मई पूछता है एग्जामिनर। मीरठ के अंदर जो है वो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, और जब ये रिवॉल्ट हुआ तो इसके नतीजे में जो बहादुर शाह टू था उसको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून की तरफ। ठीक है जी, ये तो बेशुमार दफा पूछा गया ना रंगून का क्वेश्चन। अब यहाँ पे है जी एक लीडर था, एक जर्नैल था, हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ कानपुर एंड कमांडर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो है उसका लीडर था, उसकी आर्मी का, जिसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से कानपुर की को लीड करते हुए। तो उसका नाम टंटिया टोप था। ठीक है, ये टांटिया टोप जो है इसने लीड किया था लक्ष्मीबाई की आर्मी को। अब इसके अलावा देखें, यहाँ पे हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ा, तो इसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो इसको हम एक ही हेड के नीचे रखें और यहाँ पे तैयार कर लें। इसके बाद ऐसे नहीं है कि हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को यहाँ पे पढ़ रहे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रख दें और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे चल के कहीं पे दोबारा से उनको एडजस्ट करें। तो हमने इनको एक साथ ही सारी चीजों को देखना है। अब हिस्टोरिकल वॉर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये वो वॉर्स हैं जो हमें इंटरलिंक नजर आती हैं सारी की सारी ये कॉलोनाइजेशन के साथ, और फिर उसके बाद जो पार्टीशन मूवमेंट है उसके साथ। तो हमने उन वॉर्स का तस्करा करना है। इससे पहले भी वॉर्स हैं, लेकिन उसको हम अगर एक सेशन ऐड किया उसमें, जिसमें हमने मुगल्स को डिस्कस किया और दिल्ली सुल्तानेट का, मुश्किल है इस सेशन के अंदर, अगर उसकी रिक्वेस्ट रही स्टूडेंट्स की साइड से तो ऑब्वियसली हम उसको भी ऐड कर लेंगे, अदरवाइज जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब हिस्टोरिकल वॉर जो है वो सारी की सारी जो कॉलोनाइजेशन पार्टीशन मूवमेंट पाकिस्तान अफेयर्स के साथ लिंक इंटरलिंक्ड हैं और इसके बारे में पूछा जाता है, उसके उसको हमने ऐड किया है। अब कौन बंदा था हु बैटरेड टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो म्यूसर वार, ये किसने जो है वो
टीपू सुल्तान को धोखा दिया था। मीर सादिक मीर जाफर, आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसको सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को मिक्सअप नहीं कर देना, क्योंकि पेपर के अंदर मीर जाफर भी आ जाता है और मीर सादिक भी। तो आप लोगों ने किस तरीके से इसको याद रखना है कि टीपू सुल्तान जो था इसे बेट्रे किया था मीर सादिक ने। फिर उसके बाद है जी नादिर शाह, जो एम्पर ऑफ पर्शिया था, उसने दिल्ली पे अटैक किया था 1739 के अंदर। और उस टाइम के अंदर जो मुगल एम्पर था मोहम्मद शाह उसका नाम था, इनके दरमियान में एक जंग हुई थी। इस बैटल को क्या किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ करनाल के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने जो अटैक किया था 1739 के अंदर, ठीक है जी। और उस वक्त जो मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह था, ठीक है जी। और उस टाइम के अंदर ये जो वॉर थी इसका नाम करनाल था, ठीक है जी। ये कोई 3-4 इसके अंदर चीजें बनती हैं, ये इनको हमने याद रखना है। तो उसके बाद है जी बाबर और राणा संगा के दरमियान में एक वॉर हुई थी 1527 के अंदर, इसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। ये भी बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसके बाद पानीपत के अंदर 3 जंगें हुई, और तीनों जंगों की हमें डेट पता होनी चाहिए, किस किस के दरमियान हुई ये पता होना चाहिए। अगर हम पहली बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, जो पानीपत है ये बेसिकली एक जगह का नाम है जो इंडिया के एक स्टेट है, एक सूबा है हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक जगह है जिसका नाम पानीपत है। पानीपत का मैदान है। उस मैदान के अंदर चूंकि ये बहुत बड़ी जंगें हो सकती थी, इसकी मैदान की कैपेसिटी थी, फील्ड ग्राउंड था, वॉर ग्राउंड था, इस वजह से यहाँ पे 3 बड़ी जंगें हुई जिसको हम पानीपत की जंग कहते हैं। जो पहली जंग है ये 1526 के अंदर हुई, ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरी बैटल को देखते हैं कि सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत थी, ये जो है ये किस किस के दरमियान हुई और कब हुई? ये 1556 के अंदर हुई। ये हिमू और मुगल एम्पर जो है वो अकबर, इनके दरमियान में हुई, ठीक है जी। अब हिमू जो है ये कौन है? ये हिमू जो था वो बेसिकली जो सूरी डायनेस्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ जी सूरी डायनेस्टी जो है इसका लीडर था, इसका कमांडर इन चीफ था, इसका मिलिट्री इंचार्ज था हिमू। और हिमू और अकबर के दरमियान में 1556 के अंदर सेकंड वॉर ऑफ बैटल पानीपत जो है वो हुई। ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। और जो मुगल साइड पे सेकंड वॉर ऑफ पानीपत थी, उसके अंदर बैराम खान जो था वो कमांडर था मुगल आर्मी का। ये भी पेपर के अंदर सवाल पूछा जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी तीसरी आ गई जी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कौन सी फोर्सेस के दरमियान में हुई? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा फोर्सेस के दरमियान में हुई 1761 के अंदर। अहमद शाह अब्दाली आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बुगजार है। बैटल ऑफ बुगजार जो है ये बेसिकली अगेंस्ट कॉलोनियल रूलर्स एक कैंपेन थी जो सब कॉन्टिनेंट के नेटिव रूलर्स ने लॉन्च की। 1764 के अंदर ये वॉर लड़ी गई। इस वॉर के नतीजे में ये कहा जाता है कि कॉलोनियल रूलर जो है वो स्पिरिचुअली सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली ऑन फील्ड जो है वो उस तरीके से ऑक्यूपाई नहीं कर सके थे। वो उसके लिए पूरा 100 साल लगा। 1857 में जाके उन्होंने पूरी तरह से कैप्चर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को। अब ये जो बैटल ऑफ बुगजार है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो यूनाइटेड फोर्सेस थी, ये मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे ये थे। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब ऑफ उद हैं। फिर उसके बाद शाह आलम मुगल एम्पर। ये 3 बड़ी फोर्सेस थी। इन्होंने जो है वो अंग्रेज के खिलाफ, जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर था, उसके खिलाफ कैंपेन की, जिसके अंदर कैंपेन मतलब वॉर लड़ी, जिसको बैटल ऑफ बुगजार कहा जाता है। और इस वॉर के अंदर अल्टीमेटली ये जो यूनाइटेड फोर्सेस थी इनको शिकस्त हुई और कॉलोनियल रूलर जो है उसके अंदर कामयाब हुए। अब ये है कि जी चौथी एंग्लो मिसोर वॉर जो है ये कब लड़ी गई? ये
2 साल तक लड़ी जाती रही 17 लॉर्ड वेल्सले का मैंने बताया 1798 से 1799 तक जो है ये लड़ी जाती रही, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो इस उनकी डेथ हुई, और टीपू सुल्तान जो है वो 10 मई 1799 को उनकी डेथ हुई। अब ये टीपू सुल्तान को आप एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, ये लॉर्ड वेल्सले का जिक्र है इसको बता के। एक ट्रिक है वो ये है कि आप चीजों को याद रख सकते हैं। जब हम पोस्ट पार्टीशन पीरियड पे जाएंगे नेक्स्ट सेशंस में, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटोरियल जो डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री रही है, ये मोस्टली अक्टूबर के मंथ में हमें नजर आती है। तो आपने क्या किया, जब मैंने अक्टूबर का मंथ का कहा, तो आपका फौरन एक जो है ना आपके ब्रेन से एक जो है वो एक एक आपका बल्ब जो है वो रोशन हो गया होगा, जिसने आपको ये बता दिया होगा कि अच्छा ये चीज है, तो हमें ये पहले पता नहीं था, अच्छा हमें पता लग गया। आप लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा, और फिर आपको डेट्स याद रखना क्वाइट इजी हो जाएगा। कि आपने अगर अयूब का देखना है तो माशाल्लाह अक्टूबर के अंदर आया, आप मुशर्रफ को देखें तो अक्टूबर के अंदर आया। फिर आप इस तरह से बड़ी सारी चीजों को इंटरलिंक कर सकेंगे। इसी तरीके से जैसे अब अगर मैंने टीपू सुल्तान की बात की 10 मई की, तो ये 10 मई ही डेट है जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये भी हुई। तो ये 10 मई को आप याद रख सकते हैं, टीपू सुल्तान के हवाले से भी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से भी। फिर कोई और भी चीज आएगी आप देखेंगे कि जी 10 मई को ही वो चीज हुई है, तो आप उस वक्त उस चीज को भी साथ इंटरलिंक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को इंटरलिंक करके एग्जैक्ट डेट्स को याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद जी बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान में हुई 1757 के अंदर जो है ये वॉर हुई, 23 जून 1757 में। और इसमें जो है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है ये लीड कर रहे थे उस वक्त अंग्रेज फोर्सेस को, जबकि मीर जाफर जो है वो नवाब सिराजुद्दौला की साइड पे लड़ रहे थे। और इस वॉर के अंदर जो है वो अल्टीमेटली शिकस्त हुई नवाब सिराजुद्दौला को, और फोर्ट विलियम जो है जो फोर्ट विलियम है ये इस वॉर ऑफ प्लासी जो थी, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद एस्टैब्लिश किया गया। अभी हमारे पास कुछ पोर्शन पड़ा था, हम मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये जो वॉइस राइज और जनरल गवर्नर जनरल को कंप्लीट कर लें। अब इसके अंदर हमें लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप एक जो आपका जो रूलर है इंडियन प्रिंसली स्टेट का, उसका जो नेचुरल हेयर होगा, उसके अलावा डॉक्टरेट सन जो है वो आपका वारिस नहीं बन सकता, ना ही रूल कर सकता है। फिर उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये बड़ी फेमस 1756 के अंदर हुई। ये 1756 के अंदर जो ब्रिटिश है ये क्लेम करते हैं कि 146 इंग्लिश प्रिजनर्स जो हैं इनको एक बंद छोटे कमरे, चैम्बर नुमा कमरे में, सेल में बंद किया गया 146 लोगों को, 146 लोगों को। और वो लोग जो है वो सफोकेशन की वजह से उनकी मौत वाकया हुई। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये इसके बारे में, जिसने मैंने बताया कि जी बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा था सिराजुद्दौला के खिलाफ, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने अपनी जो करियर का आगाज किया था 5 पाउंड्स पर एनम, मतलब 1 साल की 5 पाउंड रॉबर्ट क्लाइव की सैलरी थी। लेकिन बाद में जाके ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी बने 2 दफा। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1892 है, जिसने दरवाजा खोला इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए कि वो इलेक्शन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बन के वो अपनी रिप्रेजेंटेशन को मेक श्योर कर सकते हैं। ड्यूरिंग लॉर्ड लाइटन जो थे वो क्वीन विक्टोरिया को एज एम्पर ऑफ इंडिया दिल्ली दरबार के अंदर जो है वो क्लेम किया गया। लॉर्ड लाइटन जो है इनके टाइम के अंदर पहली दफा जो क्वीन विक्टोरिया थी इनको आई और उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये लॉर्ड रिपन के टाइम के अंदर इसको
एक्सटेंड किया गया। ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने एक टेबल के अंदर आप लोगों को बता दी हैं। लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये अलग से बताने का मकसद ये है कि आप लोग ये देख सकें कि जैसे ये चीजें सारी एक एक्सटेंड हुई हुई हैं, ये कंप्रीहेंसिव ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर आप इससे पहले जो टेबल्स हैं इनके अंदर आप देखें तो बहुत ही कंसाइज तरीके से हमने सारी चीजों को उसमें मेंशन भी कर दिया, आप लोगों के लिए भी इजी है। अब यहाँ पे आप एक जगह पे पढ़ रहे हैं लॉर्ड रिपन को, एक जगह पे आप लॉर्ड कार्निवालिस को पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां पे सारे लॉर्ड्स को, वाइसरायज को, गवर्नर जनरल को मेंशन किया गया है। लॉर्ड कर्जन जो है वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन ही थे वाइसराय ऑफ इंडिया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। फिर उसके बाद किंग जॉर्ज फाइव, जिसका मैंने आपको बताया है, और क्वीन ने इंडिया को विजिट किया। उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 के अंदर वाइसराय ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड हार्डिंग के दौर के अंदर जो है वो वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई। इस तरीके से इंटरलिंक्ड सवाल हैं। ये सवाल जो है वो एग्जामिनर पूछता है, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछ लेता कि लॉर्ड हार्डिंग जो है इनका टाइम पीरियड क्या था। वो ये पूछता है वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई। अच्छा, आप ये देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग 1911 से 1915 तक थे और वर्ल्ड वार वन जो है वो 1914 के अंदर स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब है ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम के अंदर ही शुरू हुई है, तो उस वक्त ऑब्वियसली वाइसराय यही होंगे। तो हमने इसी को मार्क करके आना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम के अंदर आया। फिर उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो लार्जेस्ट टेन्योर है, मतलब एक ऐसा वाइसराय है जिसने लार्जेस्ट टेन्योर को एंजॉय किया है। ठीक है जी, बाकी सभी 3-3 साल के लिए आए, इनका कोई 5-6 साल की मुद्दत है, लेकिन ये एक ही टर्म इनको मिली। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा से ये नहीं अपॉइंट हुए, एक ही दफा हुए। लॉर्ड कनिंग जो है इन्होंने दरबार को स्टैब्लिश किया, दिल्ली दरबार को, जहाँ पे क्वीन को प्रोक्लोम किया गया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एसपी सिन्हा जो है ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल को एज लॉ मेंबर ज्वाइन किया। ठीक है जी, ये सवाल बेशुमार दफा पूछा जाता है, बल्कि जितने भी सवाल हैं ये सारे वो हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर आप लोगों को रिपीटेडली नजर आएंगे। उसके बाद सिस्टम ऑफ ब्यार्ची जो है ये 1937 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिस्टम ऑफ ब्यार्ची क्या है, इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप लोगों से इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है। कौन से जर्नल जो है उसने जलियांवाला बाग के अंदर मैसाकर करवाया, वहां पे फायर ओपन करवा दिया, वो जनरल डायर थे। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये एक ऐसे वाइसराय है जिन्होंने शॉर्टेस्ट टेन्योर एंजॉय किया। ये चंद महीनों के लिए जो है वो वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट बने। इसके बाद ये गवर्नर जनरल इंडिया भी रहे कुछ टाइम के लिए। लॉर्ड एचली जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के अंदर जब पाकिस्तान बना। ये पूछा जाता है पेपर के अंदर जी, जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर तो उस वक्त बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो उस वक्त बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली था। और जिस वक्त पाकिस्तान बना वंस अगेन, तो उस वक्त उस बर्तानिया का किंग जो है, बर्तानिया का मुनार कौन सा था, तो जॉर्ज 6। ये आपने याद रखना है। जॉर्ज 5 जो है उसने 1911 के अंदर इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था दिल्ली दरबार कोरोनेशन के मौके पे। और फिर उसके बाद जो है वो जॉर्ज 6 जो है 1947 के अंदर पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त जो किंग था उसका नाम जॉर्ज 6 था। और लेबर पार्टी इन पावर थी, जो लॉर्ड एटली जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने वो लेबर पार्टी थी। और लेबर पार्टी आप लोगों को पता है जी इनकी रेडिकल पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से पार्टीशन एक्ट भी आया। थैंक यू वेरी मच एस्पायरेंट्स। अभी अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।